नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे, सेल्मा लागरलॉफ की द रेड ट्रैप। हाँ, सेल्मा लैगरलॉफ स्वीडिश लेखिका, नोबेल प्राइज विनर भी रहीं और उनकी कहानियों में एक खास बात होती है। क्या? ये विश्वास कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छाई छुपी होती है, उसे बस सही तरीके से प्यार से जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, और द रेड ट्रैप इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी स्वीडन की आयरन माइंस के बैकग्राउंड में सेट है। हाँ, जो वहाँ के इतिहास और फोकलोर का बड़ा हिस्सा है। कहानी थोड़ी सी फेरी टेल जैसी भी लगती है ना, पर मुद्दे बड़े असली हैं। सही। तो आज हम इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो चूहेदानी बेचने वाले, उनके नजरिए और उनके जीवन में आए बदलाव को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मुख्य पात्र है, फेरी वाला कह सकते हैं हम उसे। ये एक बहुत गरीब आदमी है, तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बनाकर बेचता है। हाँ, और वो भी कोई बहुत मुनाफे वाला काम नहीं है, मतलब गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसके लिए फिर उसे भीख भी मांगनी पड़ती है, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं। उसकी हालत भी वैसी है, फटे पुराने कपड़े, गाल पिचके हुए, आंखों में भूख दिखती है साफ। बस एक आवारा जिंदगी। ऐसी जिंदगी में तो मतलब निराशा ही होगी, उदासी। हाँ, और इसी अकेलेपन और मुश्किल हालात में एक दिन उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। बड़ा मजेदार लगता है उसे वो। क्या ख्याल? वो सोचने लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, हमारी जमीन, समुद्र, शहर, गांव, ये सब कुछ असल में एक बड़ी सी चूहेदानी है। अच्छा, मतलब ये कि दुनिया का और कोई मकसद है ही नहीं सिवाय लोगों को फंसाने के लिए चारा डालने के। जैसे चूहेदानी में हम पनीर या रोटी का टुकड़ा रखते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे ही दुनिया हमें लालच देती है, अमीरी का, खुशी का, आराम का, खाने पीने, कपड़ों का। ये सब चारा है। और जैसे ही कोई इस चारे के चक्कर में पड़ता है, बस ये दुनिया रूपी चूहेदानी का दरवाजा बंद हो जाता है, खेल खत्म। काफी कड़वा नजरिया है दुनिया को देखने का। हाँ, पर उसके लिए ये सोच एक अजीब सी खुशी लाती है, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था। तो दुनिया के बारे में ऐसा सोचना उसे तसल्ली देता था। मतलब ये उसका एक तरह का पसंदीदा टाइम पास बन गया था, उन लोगों के बारे में सोचना जो फंस चुके हैं और जो फंसने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये नजरिया उसकी अपनी जिंदगी की कड़वाहट दिखाता है। सही। तो इसी सोच के साथ एक शाम वो सड़क किनारे चल रहा है और एक छोटे से कॉटेज का दरवाजा खटखटाता है। रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए उसे। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े क्रॉफ्टर से। क्रॉफ्टर मतलब छोटा किसान जो किराए की अपनी जमीन पर खेती करता हो। हाँ, और उसे उम्मीद नहीं थी, पर वो बूढ़ा आदमी उसे मना नहीं करता, बल्कि खुश होता है। शायद अकेला रहता होगा, उसे बात करने के लिए कोई मिल गया। बिल्कुल, वो न सिर्फ उसे खाना खिलाता है, दलिया वगैरह, बल्कि तंबाकू भी देता है और खूब बातें करता है। अपनी कमाई के बारे में भी बता देता है। अरे, क्या बताता है? बताता है कि वो पहले रैम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था, पर अब बूढ़ा हो गया है, तो अब उसकी गाय ही उसका सहारा है। और पिछले महीने ही उसने गाय के दूध से 30 क्रोनोर कमाए थे। 30 क्रोनर, उस समय स्वीडन की करेंसी। और ये बात उसने एक अजनबी को बता दी। हाँ, और जब फेरी वाले को यकीन नहीं हुआ ना, तो उस बूढ़े ने खिड़की के पास एक थैली टंगी थी, उसमें से 3 10-10 क्रोनोर के नोट निकाल कर दिखाए भी। ओ, ये तो बड़ा भरोसा दिखाया उसने। बिल्कुल, एक अजनबी पर। लेकिन अगली सुबह कुछ और होता है। क्या? दोनों सुबह जल्दी उठते हैं। क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध धूना है। दोनों साथ ही निकलते हैं। क्रॉफ्टर दरवाजा बंद करके चाबी जेब में रखता है। फेरी वाला उसे धन्यवाद कहता है और दोनों अपने अपने रास्ते। ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद फेरी वाला वापस उस दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे नहीं। वो खिड़की का शीशा तोड़ता है, हाथ अंदर डालकर वो थैली निकालता है, 30 क्रोनोर अपनी जेब में रखता है और थैली वापस वहीं टांग देता है। मतलब चारा दिखा और वो फंस गया, मतलब बिल्कुल अपनी ही फिलॉसफी के हिसाब से। एग्जैक्टली। पैसे जेब में डालकर उसे बड़ी खुशी होती है अपनी होशियारी पर, लेकिन अब उसे डर लगता है कि मेन रोड पर चलना ठीक नहीं, पकड़ा जा सकता है। हाँ, तो वो जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जंगल में क्या होता है? जंगल बहुत घना है और रास्ता भटकाने वाला। वो घंटों चलता रहता है, पर जंगल खत्म ही नहीं होता। उसे लगता है वो गोल गोल घूम रहा है। ओहो, फंस गया पूरी तरह। और तभी उसे अपनी वो चूहेदानी वाली थ्योरी याद आती है कि अब उसकी बारी है। उसने खुद को चारे से बेवकूफ बनने दिया और फंस गया। पूरा जंगल उसे एक जेल की तरह लगने लगता है ना? पेड़, झाड़ियां, गिरे हुए लट्ठे, जैसे सबने मिलके उसे कैद कर लिया हो।
हाँ, और दिसंबर का महीना है, अंधेरा घिर रहा है, वो इतना थक जाता है, इतना निराश कि बस जमीन पर गिर पड़ता है, उसे लगता है बस अब मौत आने वाली है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या आवाज? एक धीमी पर लगातार आने वाली धमक, ठक ठक। हथौड़े की चोट। हाँ, वो समझ जाता है कि पास में कोई लोहे का कारखाना, कोई आयरन वर्क्स है। वो अपनी सारी बची कुची हिम्मत जुटाता है और उस आवाज की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ता है। और कहाँ पहुंचता है? रैम्जो आयरन वर्क्स, वही जगह जहां वो बूढ़ा क्रॉफ्टर कभी काम करता था। वहां भट्टी जल रही है, लोहार और उसके साथी बैठे हैं। उन्होंने उसे अंदर आने दिया? हाँ, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे गरीब आवारा लोग अक्सर भट्टी की गर्मी सेकने आ जाते थे। उसने रात रुकने की इजाजत मांगी तो मालिक लोहार ने बस बेरुखी से सिर हिला दिया। और फिर? यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। कारखाने का मालिक, जो एक बहुत बड़ा आयरन मास्टर था, वो अपने रात के इंस्पेक्शन राउंड पर आता है। और वो फेरी वाले को देख लेता है। हाँ, उसे ध्यान से देखता है, उसकी टोपी हटाता है और कहता है, अरे निल्स ओलोफ, तुम हो? ये क्या हाल बना रखा है? निल्स ओलोफ? वो उसे कोई और समझ रहा है। हाँ, उसे गलती से अपना कोई पुराना रेजिमेंट का साथी कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लेता है। फेरी वाले ने तो आयरन मास्टर को पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? सच बताया? नहीं, उसे लगा कि अगर ये अमीर आदमी मुझे कोई पुराना जानकार समझ रहा है तो शायद कुछ पैसे मिल जाए, एक और चारा। हाँ, फिर से वही बात। हाँ, तो वो फौरन सच नहीं बताता। आयरन मास्टर उसे डांटता है कि तुमने रेजिमेंट क्यों छोड़ी, वगैरह वगैरह, और फिर उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आने का न्योता देता है। घर? अब फेरी वाला क्या करे? वो घबरा जाता है। उसे वो चुराए हुए 30 क्रोनर याद आते हैं। उसे लगता है मालिक के घर जाना तो मतलब शेर की गुफा में जाना है। सही बात है। तो वो मना कर देता है, कहता नहीं, मैं यहीं फौज में सो जाऊंगा। आयरन मास्टर को अजीब लगा होगा। हाँ, उसने सोचा शायद ये अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से शर्मिंदा है। उसने बताया भी कि मेरी पत्नी तो है नहीं, बेटे बाहर हैं, घर पे सिर्फ मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी एडला हैं, तुम आराम से चलो। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। नहीं, वो अड़ा रहा। तो आयरन मास्टर ने हार मान ली। लोहार से कहा, लगता है कैप्टन वॉन स्टाइले आज रात तुम्हारे साथ ही रुकना पसंद करेंगे, और चला गया। मामला खत्म? नहीं, अभी नहीं। आयरन मास्टर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। करीब आधे घंटे बाद फोर्ज के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। और उसमें कौन था? आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मिंसन। अच्छा, अब वो आई है उसे लेने। हाँ, एडला, कहानी कहती है, कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक शराफत, एक नरमी और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। वो सोए हुए फेरी वाले के पास गई और धीरे से उसे जगाया। एडला का रवैया अलग था मतलब? बिल्कुल। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरे पिता ने बताया आप यहीं सोना चाहते हैं, पर मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। और उसने बहुत हमदर्दी से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कैप्टन कि आप इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन एडला ने ये भी भांप लिया कि यह आदमी डरा हुआ है। उसे शक हुआ कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। फिर भी वो उसे ले जाने पर अड़ी रही। हाँ, और उसने एक बहुत जरूरी बात कही जिसने शायद फेरी वाले का मन बदल दिया। उसने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें कैप्टन, आपको उतनी ही आज़ादी से जाने दिया जाएगा जितनी आज़ादी से आप आए हैं, बस क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए। ये बात असर कर गई होगी। बिल्कुल। उसके इतने दोस्ताना, इतने भरोसे वाले अंदाज पर फेरी वाले को यकीन आ गया। शायद पहली बार किसी ने उससे इतनी नरमी से बात की थी। तो वो चला गया एडला के साथ। हाँ, वैलेट ने उसे एक फाइपोर्ट दिया पहनने को और वो एडला के साथ गाड़ी में बैठ गया। लेकिन रास्ते भर उसे बुरे ख्याल आते रहे कि मैंने क्यों पैसे चुराए, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया, इस जाल से कभी नहीं निकल पाऊंगा। अगले दिन क्रिसमस की सुबह होती है। नाश्ते के वक्त आयरन मास्टर अभी भी उसे कैप्टन ही समझ रहा है। अपनी बेटी से कह रहा है कि भाई पहले इसे थोड़ा खिला पिलाकर ठीक करना होगा, फिर चूहेदानी बेचने के अलावा कोई और काम देखना होगा इसके लिए। एडला थोड़ी शंकित है। वो कहती है कि मुझे तो इनमें कभी पढ़े लिखे होने जैसे कोई लक्षण दिखे नहीं। और तभी एंट्री होती है हमारे फेरी वाले की। हाँ, वैलेट ने उसे नहला धुला दिया है, बाल काट दिए हैं, शेव कर दिए हैं और आयरन मास्टर का ही एक अच्छा सा सूट पहना दिया है। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा भला दिख रहा है। लेकिन अब दिन की रोशनी में आयरन मास्टर उसे पहचान लेता है। मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये वो कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है। और वो गुस्सा हो जाता है। वो सीधा कहता है, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
मैंने कभी कैप्टन होने का नाटक नहीं किया। मैं तो बस एक गरीब सौदागर हूँ और मैंने तो फौज में ही रहने की इजाजत मांगी थी। वो जाने को तैयार हो जाता है। हाँ, कहते मैं अपने फटे कपड़े पहनकर चला जाता हूँ, लेकिन आयरन मास्टर उसे बेईमान कहता है और पुलिस यानी शेरिफ को बुलाने की धमकी देता है। इस पर फेरी वाला क्या करता है? उसे गुस्सा आ जाता है। वो मेज पर जोर से हाथ मारता है और फिर वही अपनी चूहेदानी वाली बात क्या कहता है? कहता है, मिस्टर आयरन मास्टर सुनिए, ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है, सब चारा है, और अगर शेरिफ आकर मुझे इस छोटी सी चोरी के लिए बंद करता है तो याद रखिएगा एक दिन आप भी किसी बड़े चारे के लालच में फंस सकते हैं। क्या बात है? आयरन मास्टर को ही धमकी दे दी। हाँ। आयरन मास्टर पहले तो हंसा, फिर उसे तुरंत निकल जाने को कहा, लेकिन जैसे ही फेरी वाला दरवाजा खोलने लगा, एडला ने रोक लिया। हाँ, एडला ने कहा, मुझे लगता है यार हमारे साथ रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये जाएं। अपने पिता के फैसले के खिलाफ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मोड़ है कहानी में। वो जानती है कि ये कैप्टन नहीं है, शायद चोर भी है, जैसा कि चर्च में बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी वो उसका पक्ष लेती है। वो क्या दलील देती है? वो कहती है कि सोचिए, ये आदमी पूरा साल ऐसे ही भटकता रहता है, कहीं इसे चैन नहीं मिलता, कहीं इसका स्वागत नहीं होता, हमेशा पकड़े जाने का डर। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन तो ये शांति से बिताए। और फिर हमने ही तो इसे यहाँ बुलाया था, क्रिसमस की खुशी का वादा किया था। आयरन मास्टर मान गया। मन मारकर उसे बेटी की बात रखनी पड़ी। फेरी वाला हैरान रह गया। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर खाना खाया और बार बार एडला को देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा होगा कि एडला ने ऐसा क्यों किया। शायद ये एडला की करुणा थी, उसकी सहानुभूति। वो उस आदमी की बाहरी हालत और उसकी गलतियों के पार देख पा रही थी। वो उसे एक इंसान की तरह देख रही थी। और इसका असर फेरी वाले पे पड़ रहा था। हाँ, क्रिसमस का बाकी दिन बहुत शांति से बीता। वो अजनबी फेरी वाला, उसने कोई परेशानी नहीं दी। वो ज्यादातर वक्त बस सोता रहा, जैसे सालों की थकान मिटा रहा हो। बिल्कुल, जैसे पहली बार उसे कोई सुरक्षित शांत जगह मिली हो सोने के लिए। शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया गया तब उसे जगाया, फिर रात के खाने के लिए। जब खाने के बाद सब उठे तो उसने सबको धन्यवाद कहा, शुभ रात्रि कहा। जब वो एडला के पास आया तो एडला ने उसे बताया कि ये जो सूट उसने पहना है वो उसके पिता की तरफ से उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है। अच्छा। और एडला ने ये भी कहा कि अगर अगले साल क्रिसमस पर वो चाहे कि एक दिन शांति से बिता सके जहां उसे कोई खतरा ना हो, तो उसका फिर से स्वागत है। फेरी वाले ने क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहानी कहती है वो बस एडला को असीम आश्चर्य से देखता रहा। ये जो सम्मान, ये जो स्वीकृति उसे मिल रही थी, ये उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। समझ सकता हूँ। अगली सुबह आयरन मास्टर और एडला चर्च गए। सुबह के 10 बजे जब वो चर्च से लौटे तो एडला बहुत उदास थी। क्यों? क्या हुआ चर्च में? वहां उन्हें पता चला था कि आयरन वर्क्स के ही एक पुराना क्रॉफ्टर, यानी वही बूढ़ा आदमी, उसे किसी चूहेदानी बेचने वाले ने लूट लिया है। ओहो, तो अब आयरन मास्टर को गुस्सा आया होगा एडला पर। बिल्कुल। उसने कहा, देखा, वो एक बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में पनाह दी थी। उसे चिंता होने लगी कि कहीं घर से चांदी के चम्मच वगैरह तो गायब नहीं हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने पूछा होगा फेरी वाले के बारे में। हाँ, आयरन मास्टर ने फौरन वैलेट से पूछा कि वो अजनबी अभी भी यहीं है। हमने चर्च में सुना है कि वो आदमी चोर है। वैलेट ने क्या जवाब दिया? वैलेट ने बताया कि वो आदमी जा चुका है और अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। उल्टा वो मिस विल्मेंसन के लिए क्रिसमस तोहफे के तौर पर एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है। एक तोहफा? फेरी वाले ने? हाँ, एडला ने पैकेट खोला। कहानी कहती है वो खुशी से चीख पड़ी। उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी। और उसके अंदर? उसके अंदर वही 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनर के नोट रखे थे। अरे वाह, उसने पैसे लौटा दिए। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं था। उस चूहेदानी में एक खत भी रखा था, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ। खत में क्या लिखा था? एडला के लिए? हाँ, एडला के नाम था। लिखा था, सम्मानित और नेक मिस, क्योंकि आप मेरे साथ पूरे दिन इतनी अच्छी रहीं जैसे कि मैं सचमुच एक कैप्टन हूँ, तो मैं भी बदले में आपके प्रति वैसा ही नेक बनना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक असली कैप्टन हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौके पर आपको एक चोर की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप ये पैसे उस बूढ़े आदमी को लौटा सकती हैं जिसके घर खिड़की पर ये पैसों की थैली टंगी थी, हम जैसे गरीब राहगीरों के लिए चारे की तरह। और उसने खत खत्म कैसे किया? साइन कैसे किया? उसने आगे लिखा, ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है
जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन के पद तक ना उठाया गया होता, क्योंकि उसी तरह से उसे खुद को साफ करने की, खुद को सुधारने की ताकत मिली। और नीचे हस्ताक्षर थे, दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टाहले। कैप्टन वॉन स्टाहले। तो आखिर में उसने वो पहचान अपना ली। हाँ, वो पहचान जो उसे गलती से मिली थी, पर जिसे एडला ने अपने व्यवहार से, अपने सम्मान से सच बना दिया। एडला के विश्वास ने, उसकी करुणा ने उसके अंदर की अच्छाई को जगा दिया। उसने उसे सिर्फ एक फेरी वाला या चोर नहीं समझा। नहीं, उसने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया और अंत में वो फेरी वाला उस सम्मान के लायक बन गया। उसने न सिर्फ पैसे लौटाए बल्कि एक तरह से जिम्मेदारी ली और खुद को बदल दिया। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि दुनिया भले ही हमें छुएदानी की तरह फंसाने की कोशिश करे, लालच दे, लेकिन इंसान के अंदर बदलाव की, अच्छाई की संभावना हमेशा रहती है। और वो बदलाव अक्सर किसी दूसरे इंसान की दया, समझ और सम्मान से ही शुरू होता है। एडला की जो करुणा थी वो उस फेरी वाले की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई। बिल्कुल, उसने उसे सिर्फ छत नहीं दी, उसने उसे इज्जत दी, आत्मसम्मान वापस पाने का एक मौका दिया। कहानी में अकेलेपन का थीम भी बहुत गहरा है। क्रॉफ्टर अकेला था, फेरी वाला अकेला था, यहाँ तक कि आयरन मास्टर और एडला भी अपने घर में अकेले ही थे। शायद इसी अपनेपन के एहसास ने एडला को फेरी वाले का दर्द समझने में मदद की। सही कहा। तो सेल्मा लेगोलॉफ की द रैट ट्रैप वाकई सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इंसान के स्वभाव, अकेलेपन और सबसे बढ़कर करुणा की ताकत पर एक बहुत गहरा चिंतन है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे सहानुभूति और सम्मान का एक छोटा सा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, उसे अपने ही बनाए या हालातों के बनाए जाल से बाहर निकाल सकता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि अगर हम किसी इंसान को उसकी मौजूदा हालत या गलतियों से ना आंकें, बल्कि उसके अंदर जो अच्छा बनने की संभावना है उसे देखकर उसके साथ व्यवहार करें, तो क्या हम वाकई उसे बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये लेगोलॉफ के उसी मूल विश्वास को मजबूत करती है कि हर इंसान में वो अच्छाई का बीज होता है, बस उसे सही माहौल, सही देखभाल मिलने की देर है।